हेलो साथियों, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 6 में हम पढ़ रहे हैं मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। धारा 101 जो कि आईपीसी की धारा 300 के समरूप है, हत्या मर्डर। इसमें हम 2 वीडियो आपको बता चुके हैं। ये वीडियो नंबर 3 है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपराधिक मानववध और हत्या में क्या अंतर है, किसमें आपराधिक मानववध और हत्या में अंतर क्या है। वीडियो नंबर 3 में हम क्या बताएंगे, आपराधिक मानववध और हत्या में अंतर। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, वो जरूर देख लें। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आपराधिक मानववध में 3 श्रेणियां हैं। कितनी श्रेणियां हैं? 3 श्रेणियां हैं और हत्या में 4। मानववध को वंश कहा गया है और हत्या को उसकी जाति। जो वंश होता है, वंश को क्या बोला गया है? मानववध। और हत्या को क्या बोला गया है? जाति। मृत्यु कारित करने के आशय से हत्या में भी है और मृत्यु कारित करने के आशय आपराधिक मानववध में भी स्पष्ट किया गया है। साधारण अर्थ में आपराधिक मानववध हत्या के विशेष लक्षणों के बिना हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानववध ही रह जाता है। विशेष लक्षणों के बिना वह आपराधिक मानववध ही रह जाता है। वो विशेष लक्षण कौन से, हम आपको आगे बताएंगे। इस जातीय अपराध यानी जेनरिक ऑफेंस की गंभीरता, यानी हत्या जो कि जातीय अपराध है, जेनरिक ऑफेंस की गंभीरता के अनुपात के अनुसार दंड नियत करने के प्रयोजन से यह संहिता व्यवहारिक रूप से 3 कोटियों के आपराधिक मानववध को मान्य करती है। प्रथम कोटि का आपराधिक मानववध का गंभीरतम रूप है। क्या है? गंभीरतम रूप है, जिसे धारा 101 यानी आईपीसी की धारा 300 में हत्या के नाम से परिभाषित किया गया है। क्या किया गया है? हत्या के नाम से परिभाषित किया गया है। मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य। दूसरा है दूसरी कोटि का आपराधिक मानववध। जो दूसरी कोटि का आपराधिक मानववध है, दूसरी श्रेणी, ऐसी शारीरिक उपति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभव है। ऐसी क्षति पहुंचा दी जिससे मृत्यु हो जाएगी। और हत्या की सेकंड श्रेणी क्या बोल रही है? यदि वह ऐसी शारीरिक उपति कारित करने के आशय से किया गया हो जिसके बारे में अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना संभव है, जिसको उपति कारित की गई है, जानता हो उसके बारे में। यह बताया गया है, ज्ञान हो उसको, कि जब कोई बीमार कमजोर व्यक्ति है, एक को नहीं पता है कि यह एक मुक्के में मर जाएगा, इसको कोई बीमारी है, इन्हें एक मुक्का मार दिया और मर गया, तो ये यहां आपराधिक मानववध का दोषी है। वहीं एक व्यक्ति का दोस्त है और उसको पता है कि उसको इस प्रकार की बीमारी है और उसने एक मुक्का मारा, मर गया, तो वहां हत्या का दोषी होगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है उसकी बीमारी के बारे में। तो उस परिस्थिति में अगर ऐसी कंडीशन निर्मित होती है तो हत्या माना जाएगा। तो द्वितीय कोटि में बीएनएस की धारा 105 सब क्लॉज 1 यानी आईपीसी की धारा 304 का सब क्लॉज 1, 304 ए नहीं, 304 का सब क्लॉज 1 द्वितीय कोटि के अंतर्गत आएगा। तृतीय कोटि के अंतर्गत तीसरी कोटि में आने वाला मानववध जो निम्नतम कोटि का आपराधिक मानववध है, जो कि बीएनएस की धारा 105 के सेकंड और आईपीसी की धारा 304 सेकंड के समरूप है। कैसे है? तीसरा, इस ज्ञान से कि वह ऐसे कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर सकता है, किया गया है। यदि वह किसी व्यक्ति की शारीरिक उपति कारित करने के आशय से किया गया है और वह शारीरिक उपति जिससे कारित करने का आशय हो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो, यह हत्या का बताया गया है। तो दोनों में अंतर, जो मेन अंतर आपराधिक मानववध और हत्या में जो अंतर है, वो बेसिक अंतर किस चीज का है? मात्रा या परिणाम का है, ना कि रूप का। दोनों में जो अंतर है मात्रा और परिणाम का है, ना कि रूप का। किस प्रकार की मात्रा का और परिणाम का? शारीरिक उपति क्षति का। आशय या ज्ञान की मात्रा अपराध की प्रकृति निश्चित करती है। क्या करती है? आशय
यह ज्ञान की मात्रा अपराध की प्रकृति निश्चित करती है। आपराधिक मानववध के 2 तथ्य हैं जो कि श्रेणी नंबर 2 में वर्णित है। शारीरिक क्षति करने का आशय क्या है, और दूसरा संभावना मृत्यु की। लेकिन हत्या में क्या है, हत्या में एक शारीरिक क्षति ज्ञान है मृत्यु का, कि ऐसी शारीरिक क्षति उससे मृत्यु होना ही है। लेकिन आपराधिक मानववध में क्या है, शारीरिक क्षति कारित करने का आशय है लेकिन संभावना मृत्यु की है। और हत्या में मृत्यु हो सकती है, आशय शारीरिक क्षति, ज्ञान मृत्यु का, और उसमें संभावना मृत्यु की है, इसमें ज्ञान मृत्यु का है। जब हम मृत्यु की संभावना, जैसा कि आपराधिक मानववध की श्रेणी सेकंड में इस पर दिया गया है और बीएनएस की धारा 101 की श्रेणी नंबर 3 में दिया गया है, प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु की पर्याप्तता में अंतर करते हैं, तो हमें निम्न तत्वों को ध्यान में रखना होता है। कौन कौन से तत्व हैं? हथियार। कौन कौन से तत्व हैं? हथियार, वार की तीव्रता, वार किस स्थान पर किया गया है। हथियार, वार की तीव्रता, वार किस स्थान पर किया गया है। तो साथियों, जहां मृत्यु करने का आशय हो वहां अपराध सदैव हत्या का बनता है। जहां पर मृत्यु कारित करने का आशय हो वहां पर अपराध सदैव हत्या का बनता है। और अपराध का आपराधिक मानववध होना उसमें मानव जीवन के लिए उत्पन्न खतरे की मात्रा पर निर्भर करता है। इस प्रकार से उस पर जांग में तलवार मारी जिससे उसकी मृत्यु खून बहने से हो गई। उसका मृत्यु कारित करने का आशय नहीं था। मृत्यु कारित करने का आशय होता तो गर्दन, पेट, सिर में चोट पहुंचाता, लेकिन उसने कहां पहुंचाई? जांग में। तो उसको आपराधिक मानववध माना गया है। जहां मृत्यु कारित करने का आशय हो वहां अपराध सदैव हत्या बनती है। लेकिन जहां मृत्यु कारित करने का आशय ना हो और वहां इस प्रकार की चोट पहुंचाई जाए जिससे उसकी मृत्यु हो जाए तो आपराधिक मानववध माना जाएगा। तो इसी अनुक्रम में हम आपको बता रहे थे कि जो अंतर है किस चीज का? मामूली अनुक्रम में हथियार, वार की तीव्रता, वार किस स्थान पर किया गया है, जो कि इसी से रिलेटेड है। जब हथियार का वार मृत्यु करने के आशय से किया गया हो तो वह हत्या बनता है। तो इससे क्या स्पष्ट होती? वार की तीव्रता, वार किस स्थान पर किया गया है। मर्म स्थान पेट, सिर, हार्ट, गर्दन में अगर हथियार से चोट पहुंचाई गई है तो वहां पर आशय है हत्या करने का। अगर वही अमर्म पैर, हाथ, जांग में चोट पहुंचाई गई है तो वहां पर आपराधिक मानववध होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर आशय किस चीज का नहीं है? हत्या का नहीं है। क्या नहीं है? हत्या का आशय नहीं है। उदाहरण समझिए, स्पष्ट किया गया है एम्परर बनाम धीरजिया AIR इलाहाबाद 486 में एक महिला अपने 6 माह के बच्चे के साथ अपने पति के दुर्व्यवहार के कारण घर छोड़कर चली गई। कुछ समय पश्चात उसका पति उसकी खोज में गया। जब पत्नी को आभास हुआ कि उसका पति पीछे पीछे आ रहा है तो वह घबराहट, डर, भय में बच्चे सहित कुएं में कूद गई। वह बच गई किंतु बच्चे की कुएं में मृत्यु हो गई। यह आपराधिक मानववध का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि उसका आशय बच्चे की हत्या करना नहीं थी, वो घबराहट के बस कुएं में कूदी। इसी प्रकार ग्यासीबाई क्रिमिनल लॉ 588 1953 में एक महिला ने अपने पारिवारिक जीवन से तंग आकर अपना घर छोड़ दिया। वह अपने 3 बच्चों को लेकर कुएं में कूद गई। वह बच गई किंतु बच्चों की कुएं में मृत्यु हो गई। दोनों मामले जो हमने आपको बताए हैं, एक ऐसा मामला जिसमें पति पीछा कर रहा है, पत्नी घबराहट में कुएं में कूद रही है, और एक ऐसी मामला जिसमें महिला खुद घर छोड़ रही है और 3 बच्चों को लेकर कुएं में कूद रही है। दोनों मामले में तथ्य लगभग समान है, लेकिन पहले वाले मामले में औरत मानववध क्या है? पहले वाले मामले में औरत मानववध और दूसरे वाले मामले में हत्या के लिए दोषी होगी। पहले वाले में क्या होगी? आपराधिक मानववध, दूसरे वाले में हत्या के लिए दोषी होगी।
चूंकि पहले वाले मामले में उस स्त्री को यह आभास हुआ कि उसका पति पीछे ही है, अतः वह पति से बचने के लिए कुएं में कूद गई। जबकि दूसरे वाले मामले में ऐसा कोई भी कारण नहीं था। दोनों मामले में कार आसान संकट से पूर्ण है का ज्ञान था, लेकिन प्रतिहेतु के अभाव के कारण दूसरा मामला हत्या एवं पहला मामला मानववध का होगा। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं, जब मृत्यु की संभावना हो तो मानववध, जब मृत्यु की संभावना निश्चितता तक हो तो हत्या। जब मृत्यु की संभावना हो वहां मानववध, और जब मृत्यु की संभावना निश्चितता तक हो, कन्फर्म हो कि हत्या है, यानी जब कन्फर्म हो मृत्यु की मृत्यु तो होगी इस बार से, तो हत्या ही है। बीएनएस की धारा 100 का जो प्रथम खंड है के रूप में दर्शाया गया है, वही धारा 101 का भी प्रथम खंड है कि एक के रूप में दर्शाया गया है कि दोनों की भाषा समान है। अतः इसका अर्थ यह है कि जब भी मृत्यु कायरत करने के आशय से मृत्यु कायरत की जाए, अर्थात जहां जान से मारने का आशय है, वहां अपराध हत्या है। वस्तुतः आपराधिक मानववध हत्या के बीच मुख्य अंतर मृत्यु कायरत होने की संभावना पर निर्भर करता है। यदि मृत्यु संभाव्य है तो वह आपराधिक मानववध होगा, परंतु यदि मृत्यु की प्रबल संभावना हो तो वह अपराध हत्या की कोटि में आएगा। क्या आएगा? हत्या की कोटि में आएगा। जहां संभावना हो, जहां प्रबल संभावना हो, वहां हत्या की कोटि में आएगा। जैसा कि बीएनएस की धारा 100 के दृष्टांत का तथा धारा 101 के दृष्टांत का में स्पष्ट किया गया है। संहिता के निर्माताओं ने पहले तो यह स्पष्ट किया कि साशय मृत्यु कायरत करना बीएनएस की धारा 100 के प्रथम खंड के अंतर्गत सदा आपराधिक मानववध है, परंतु उसी भाषा को धारा 101 के उपखंड में पुनः लिखकर उन्होंने इस प्रकार आपराधिक मानववध को हत्या बना दिया। अतः साधारण निष्कर्ष यह है कि साशय मृत्यु कायरत करना सर्वदा हत्या है। इसका प्रभाव यह है कि वास्तव में धारा 100 बीएनएस की धारा 100 के प्रथम खंड के आधार पर दोष सिद्धि नहीं की जा सकती, क्योंकि वह दोष सिद्धि सर्वदा धारा 101 के प्रथम खंड में होगी, यानी हत्या के प्रथम खंड में होगी। वो इसलिए क्योंकि मृत्यु करने के आशय ये दोनों में सेम है, दोनों की भाषा सेम ही है। क्या है? सेम ही है। तब प्रश्न यह उठता है कि संहिता के निर्माताओं ने धारा 100 की प्रथम खंड की भाषा को पुनः ही धारा 101 के प्रथम खंड में क्यों प्रयुक्त किया? इसका उत्तर यह है कि इसके सिवा उनके पास अन्य कोई उपाय नहीं था, क्योंकि उन्होंने हत्या की परिभाषा आपराधिक मानववध के जरिए दी है। हत्या की परिभाषा उन्होंने आपराधिक मानववध के जरिए दी है, और उनका सोचना यह था कि इस प्रकार के आपराधिक मानववध को हत्या होना चाहिए। इस प्रकार के आपराधिक मानववध को हत्या होना चाहिए। अब अगर प्रश्न उठता है, क्या प्रश्न उठता है कि इस संहिता के निर्माताओं ने बीएनएस की धारा 100 और बीएनएस की धारा 101 में जो प्रथम खंड है मृत्यु कायरत करने के आशय दोनों में एक सेम दिया हुआ है, भाषा को पुनः क्यों प्रयुक्त किया गया है दोनों में एक ही? तो इसका उत्तर यह है कि इसके सिवाय उनके पास अन्य कोई उपाय नहीं था, क्योंकि उन्होंने हत्या की परिभाषा आपराधिक मानववध के जरिए दी है, और उनका सोचना यह था कि इस प्रकार के आपराधिक मानववध को हत्या होना ही चाहिए। इस प्रकार के मानववध को हत्या होना चाहिए। ऐसा करने का केवल एक ही तरीका था कि बीएनएस की धारा 101 यानी आईपीसी की धारा 300 के प्रथम खंड में भी समान भाषा का प्रयोग किया जाए। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि जैसा पूर्व में बीएनएस की धारा 100 के प्रथम खंड के अंतर्गत चर्चा में लिखा जा चुका है कि अभियुक्त का आशय मृत्यु कायरत करना था, यह निष्कर्ष सरलता से नहीं निकाला जा सकता। इसके लिए निश्चयात्मक शक्तिशाली साक्ष्य का होना आवश्यक है। उदाहरण क्या है? एक या दो हिंसात्मक प्रहार से कायरत की गई मृत्यु के मामले में सामान्यतः न्यायालय का झुकाव मृत्यु कायरत करने के आशय की अवधारणा का नहीं होगा, क्योंकि वह युक्त संदेह सदा रहेगा ही कि हो सकता है कि उसका आशय यह नहीं भी रहा हो। अतिरिक्त साक्ष्य जैसे अभियुक्त द्वारा मृतक की मृत्यु कायरत
करने के पूर्व असफल प्रयत्न न्यायालय को यह स्वीकार करने के लिए बाध्य करेंगी कि उसका आशय मृत्यु कारित करना ही था। मृत्यु कारित करने के आशय का निष्कर्ष स्पष्टता तब भी निकलता है जब अभियुक्त किसी तेज धार वाले आयुध से मृतक पर प्रहार करे जिससे मृतक घायल अवस्था में भूमि पर गिर जाए, जिससे मृतक घायल अवस्था में जमीन पर गिर जाए, और जबकि वह अभियुक्त के ऊपर बल प्रयोग करने की क्षमता खो चुका हो, जो जमीन में गिर चुका है चोट की बदौलत, अब वह हमला नहीं कर सकता है अभियुक्त पर अभियुक्त उस पर फिर भी कई और वार करता है, कई और हमले करता है, जिससे अंततः उसकी मृत्यु हो जाए। ऐसे मामले में किसी प्रकार का संदेह नहीं है और साक्ष्य से यह स्पष्ट हो जाती है कि अभियुक्त का आशय मृत्यु कारित करना था। क्या था? अभियुक्त का आशय मृत्यु कारित करना था। जहां एक दो चोटें पहुंचाई गई हो और उस क्षति के कारण मृत्यु हो रही है, तो वहां पर यह माना जाएगा कि उसका हत्या करने का आशय नहीं था। लेकिन जहां इस प्रकार से चोट पहुंचाई गई कि सामने वाला व्यक्ति, इस प्रकार धारदार हथियार से चोट पहुंचाई गई कि सामने वाला व्यक्ति जमीन पर गिर गया है, फिर भी उस पर लगातार वार किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब यही माना जाएगा, क्या माना जाएगा? कि अभियुक्त का आशय मृत्यु कारित करना था। हत्या में धारा 101 बीएनएस यानी आईपीसी की धारा 300 के उपखंड 2 क्या कह रहा है? इस अर्थ में एक विशेष खंड है क्योंकि इसमें आशय और ज्ञान दोनों ही सुसंगत हैं। क्या बताया गया है सेकंड में? यदि वह ऐसी शारीरिक उपपत्ति कारित करने के आशय से किया गया हो जिसके बारे में अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना संभव है जिसको उपपत्ति कारित की गई है। तो जो बीएनएस की धारा 101 है हत्या, इसका खंड 2 में स्पष्ट किया गया है। क्या है? एक विशेष खंड है क्योंकि इसमें आशय और ज्ञान दोनों ही सुसंगत हैं। क्योंकि इस प्रकार का अन्य कोई खंड ना तो धारा 100 यानी बीएनएस की धारा 100 और आईपीसी की धारा 299 और ना ही धारा 101 में ही है। मतलब और कोई खंड नहीं है, केवल 101 का सेकंड खंड में ही है। धारा 101 हत्या के सेकंड खंड के अलावा किसी खंड में नहीं है, जो 4 खंड में है। क्या? आशय और ज्ञान दोनों हैं। अतः इसकी तुलना अन्य खंड से नहीं की जा सकती। यह खंड तब लागू किया जाता है जब जिस कार्य से मृत्यु कारित की गई हो वह कार्य शारीरिक क्षति करने के आशय से किया जाए और अभियुक्त को यह ज्ञान हो कि जिस व्यक्ति की वह शारीरिक क्षति कर रहा है उसकी उस क्षति से मृत्यु हो जाने की संभावना है। दूसरे शब्दों में धारा 101 यानी हत्या, बीएनएस की धारा 101, आईपीसी की धारा 302 में एक विशेष परिस्थिति का उल्लेख है जिसके बारे में अभियुक्त जानता है कि क्षतिग्रस्त व्यक्ति की शारीरिक दुर्बलता अथवा रोग के कारण समान क्षति की अपेक्षा कम क्षति पहुंचाए जाने पर भी मृत्यु हो सकती है। क्या हो गया यहां पर कि जो बीएनएस की धारा 101 है और आईपीसी में जो 300 में वर्णित है उसका उपखंड 2 जिसमें स्पष्ट किया गया है कि उसको उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना संभव है, जानता है, उसको आशय वह ऐसी शारीरिक उपपत्ति कारित करने के आशय से किया गया है। ऐसी शारीरिक उपपत्ति कारित करने के आशय से किया गया जिसके बारे में अपराधी जानता है, यानी उसको आशय और ज्ञान है। किस चीज का? कि जिसके बारे में अभियुक्त जानता है कि क्षतिग्रस्त व्यक्ति की किसी शारीरिक दुर्बलता अथवा रोग के कारण समान क्षति की अपेक्षा कम क्षति पहुंचाए जाने पर भी मृत्यु हो सकती है। तो धारा 300 आईपीसी की धारा 300 और बीएनएस की धारा 101 के दृष्टांत बी जो हम आपको बता रहे थे इस खंड से संबंधित है। इसके अनुसार का यह जानते हुए कि या का एक व्यक्ति है जो यह जानता है कि यह एक ऐसे रोग से ग्रस्त है कि संभव है कि एक ही प्रहार से उसकी मृत्यु कारित कर दे, शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से उस पर आघात करता है यानी वार करता है, या उस प्रकार के प्रहार के परिणाम स्वरूप मर जाता है, का हत्या का दोषी है। यद्यपि वह प्रहार किसी अच्छे स्वस्थ व्यक्ति की मृत्यु करने के लिए प्रकृति के मामूली अनुक्रम में पर्याप्त ना हो। अगर वही मुक्का एक स्वस्थ व्यक्ति को मारा जाता तो उसकी मृत्यु नहीं होती, का हत्या का दोषी है।
यद्यपि वह परिहार किसी अच्छे स्वस्थ व्यक्ति की मृत्यु करने के लिए प्रकृति के मामूली अनुक्रम में पर्याप्त न होता, किंतु यदि का यह जानते हुए कि या किसी रोग से ग्रस्त है उस पर ऐसा प्रहार करता है जिससे कोई अच्छा स्वस्थ व्यक्ति प्रकृति के मामूली अनुक्रम में ना मरता, तो यहाँ यद्यपि शारीरिक क्षति कारित करने का उसका आशय हो हत्या का। तो साथियों, इसमें स्पष्ट किया गया है कि उसको पता है, क्या पता है कि उसको सामने वाले को इस प्रकार की बीमारी है और फिर वह इस प्रकार से मुक्का मारता है, तो इस स्थिति में क्या होगा, वो हत्या का दोषी माना जाएगा। यदि उसका आशय मृत्यु कारित करने का या शारीरिक क्षति करने का नहीं था, जिसके प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु हो जाती है, उसका आशय इस प्रकार क्षति कारित करने का ना हो फिर हो जाए, तो फिर वो हत्या न मान के आपराधिक मानववध माना जाएगा, जहां पर उसको ये सारी चीजों के बारे में ज्ञान ना हो। धारा 299 यानी कि बीएनएस की धारा 100 में द्वितीय खंड के अनुसार ये क्या हो गया, अभी हमने आपको बताया हत्या का द्वितीय खंड, अब हम बता रहे हैं आपराधिक मानववध का द्वितीय खंड। द्वितीय खंड में दर्शाया गया है जो कोई ऐसी शारीरिक क्षति करने के आशय जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभव हो, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, वह आपराधिक मानववध का दोषी है। परंतु धारा 300 यानी आईपीसी की धारा 300 जो बीएनएस की धारा 101 में वर्णित है, तृतीय खंड के अनुसार, तृतीय खंड में क्या दर्शाया गया है, तृतीय खंड के रूप में दर्शाया गया, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति करने के आशय से किया गया हो, वह शारीरिक क्षति जिसके कारित करने का आशय हो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो, तो अभियुक्त हत्या के लिए दोषी होगा। दूसरे शब्दों में उपर्युक्त यानी कि आपराधिक मानववध का खंड बी और हत्या का खंड 3 के बीच अंतर बहुत सूक्ष्म होते हुए भी वास्तविक है। यदि कारित शारीरिक क्षति ऐसी है जिससे मृत्यु होना संभव हो, तो आपराधिक मानववध उस दशा में हत्या कहलाएगा। यदि पहुंचाई गई क्षति की प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में वह मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो, परंतु वस्तुतः इन दोनों के बीच अंतर बहुत कुछ अभियुक्त द्वारा प्रयुक्त हथियार तथा शरीर के किस भाग में चोट पहुंचाई गई है इस पर निर्भर करता है। जो हमने आपको बताया किस पर निर्भर करता है, इस पर निर्भर करता है कि हथियार किस प्रकार का है, मर्म स्थान पर पहुंचाया गया कि अमर्म स्थान पर। अगर मर्म स्थान पर पहुंचाया गया है तो हत्या माना जाएगा और अमर्म स्थान पर पहुंचाया गया तो आपराधिक मानववध माना जाएगा। तो इस प्रकार आपराधिक मानववध का खंड बी और हत्या का खंड 3 समान है, अंतर सिर्फ किस चीज का है, हथियार और वार की तीव्रता, वार किस स्थान पर किया गया है, मर्म स्थान है अमर्म स्थान, इतना अंतर है बस। अगर मर्म स्थान पर किया गया है तो हत्या है और अमर्म स्थान पर किया गया तो आपराधिक मानववध है। क्या है, आपराधिक मानववध है। इन दोनों ही खंडों में अपराधी का आशय शारीरिक क्षति कारित करने का होना चाहिए। यदि आशय ना हो तो इनमें से कोई भी खंड लागू ना होगा। क्या होगा, लागू ना होगा। तो 3 बातें अवश्य रूप से होती हैं। इसमें क्या क्या 3 बातें बताई गई हैं। पहली बात, शारीरिक क्षति की प्रकृति, अपराध में प्रयुक्त आयुध की प्रकृति और शरीर के किस भाग पर क्षति कारित की गई है। जो आपराधिक मानववध का खंड 2 है और हत्या का खंड 3 है, उसमें 3 बातें स्पष्ट रूप से की गई हैं कि शारीरिक क्षति की प्रकृति यानी उसकी प्रकृति क्या है, अपराध में प्रयुक्त आयुध की प्रकृति क्या है, हथियार की प्रकृति क्या है, हथियार किस प्रकृति का है, उसके बाद शरीर के किस भाग पर क्षति पहुंचाई गई है यानी कि शरीर के किस स्थान पर क्षति पहुंचाई गई है, मर्म या अमर्म स्थान पर पहुंचाई गई है। क्षति सतही भी हो सकती है, सतही भी हो सकती है, डीप और गहरी भी हो सकती है, सतही भी हो सकती है, गहरी भी हो सकती है, साधारण या घोर भी हो सकती है, उसकी परिधि कम हो या अधिक आदि क्षति की प्रकृति ज्ञात करने के लिए उसे संपूर्ण रूप से देखा जाना चाहिए। आयुध प्राणहार या अप्राण कुंडित तीव्र धार वाले आदि हो सकते हैं। एक और लाठी, डंडा, छड़ी, छुरा
और दूसरी ओर बंदूक, पिस्तौल, रिवॉल्वर, तलवार, बर्छा, गंडासा, गुप्ती, चाकू आदि के बीच अंतर होना आवश्यक है। एक और जहां लाठी डंडे से प्रहार किया जा रहा, एक और जहां बंदूक, पिस्तौल, रिवॉल्वर, तलवार, बर्छा, गंडासा, गुप्ती, चाकू, तलवार से प्रहार किया जा रहा, तो अंतर होना आवश्यक है। शरीर का वह भाग जहां क्षति कारित की गई है, अमर्म स्थान या मर्म स्थान हो, हाथ, पैर, जांघ, कूला आदि अमर्म स्थान है जहां क्षति द्वारा मृत्यु कारित होने की संभावना तुलनात्मक रूप से कम होती है। दूसरी ओर हृदय, मस्तिष्क, पेट का निचला भाग आदि मर्म स्थान है जहां क्षति कारित होने से अधिकतर मामलों में मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? अधिकतर मामलों में मृत्यु हो जाती है। तो ये अंतर हुआ बी, यानी कि आपराधिक मानववध खंड बी और हत्या का खंड 3 दोनों सेम है, और आपराधिक मानववध का खंड ए और हत्या का खंड ए दोनों सेम है। हत्या का खंड बी अलग है, जो हमने आपको बताया है। अब बात करेंगे हम क्या? आपराधिक मानववध का लास्ट और अंतिम खंड तीसरा, यानी सी। आपराधिक मानववध के तृतीय खंड के अंतर्गत, जिसमें उपयुक्त गा में दर्शाया गया है। क्या दर्शाया गया है गा में? इस ज्ञान से कि वह ऐसे कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर सकता है किया गया हो। और हत्या के भाग 4 में दर्शाया गया है। क्या? हत्या के भाग 4 में दर्शाया गया है कि यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य आसन्न संकट से इतना परिपूर्ण है कि हर अधिसंभावता के अंतर्गत उस कार्य से मृत्यु हो जाएगी, या ऐसी शारीरिक उपत्ति कारित कर देगा जिससे मृत्यु कारित होना संभव हो, और ऐसे बिना प्रतिहेतु, बिना कारण, प्रतिहेतु मतलब बिना कारण के किया गया हो। बिना कारण के गोली चला देना और किसी की मृत्यु हो जाए तो हत्या मानी जाएगी। तो इसी प्रकार आपराधिक मानववध का खंड 3 हमने आपको बताया, और खंड 4 है हत्या का लास्ट। तो खंड 4 हत्या का क्या कह रहा है? जिसमें अभियुक्त का मृत्यु कारित करने या शारीरिक क्षति करने का आशय महत्वपूर्ण नहीं होता है। क्या बता रहे हैं? महत्वपूर्ण नहीं होता है। यदि मृत्यु कारित होने की संभावना का ज्ञान अभियुक्त को है तो उसका अपराध हत्या माना जाएगा। अगर उसको ज्ञान है कि वो भीड़ में गोली चलाएगा, बिना कारण से किसी को गोली लगेगी और कोई ना कोई व्यक्ति मरेगा ही, तो ऐसी स्थिति में हत्या मानी जाएगी। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि यदि मृत्यु संभाव्य परिणाम हो तो वह आपराधिक मानववध है, परंतु यदि वह सर्वाधिक संभाव्य परिणाम हो या कृत मानव जीवन के लिए आसन्न संकट उत्पन्न करता हो तो उसका अपराध हत्या माना जाएगा। क्या माना जाएगा? अपराध हत्या माना जाएगा। यह दोनों खंड जो ज्ञान पर आधारित हैं, कदाचित केवल उन्हीं मामलों में लागू किए जाने के लिए जिनमें अभियुक्त का ना तो मृत्यु कारित करने का आशय हो और ना ही शारीरिक क्षति करने का। ज्ञान के खंडों के लागू होने के उदाहरण के प्रचंड रूप से गाड़ी चलाना, लोक मार्ग के निकट किसी लक्ष्य पर गोली चलाना, बिना पूर्व चिंतन के अचानक हमला आदि। अपराध आपराधिक मानववध है। अपराध आपराधिक मानववध है या हत्या, यह मानव जीवन को होने वाले खतरे की मात्रा पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? कि मानव जीवन पर होने वाले खतरे पर निर्भर करता है। यदि मृत्यु होने की संभावना हो तो आपराधिक मानववध है, और यदि ऐसा होना अत्यधिक संभावना है तो हत्या है। उदाहरण, किसी बहुत भीड़ भरे स्थान में प्रचंडता से गाड़ी चलाना जिससे मृत्यु हो जाए, प्रचंडता से गाड़ी चलाना जिससे मृत्यु हो जाए, तो हत्या के सब क्लोज 4 यानी खंड 4 बीएनएस की धारा 101 आईपीसी के धारा 300 के 4th खंड के अंतर्गत हत्या है। जबकि तुलनात्मक रूप से कम भीड़ वाले स्थानों में प्रचंडता से गाड़ी चलाना केवल धारा 100 आईपीसी की धारा 299 के 3 खंड को आकर्षित करेगा। यहां पर भी क्षति की प्रकृति, आयुध की प्रकृति और शरीर के कौन से भाग में क्षति कारित की गई है सभी को ध्यान में रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? सभी को ध्यान में रखना चाहिए। ऊपर दिए गए मोटे मोटे कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, न कि पत्थर की लकीर। अधिकांश मामलों में इनका अनुसरण न्यायालय के कार्य को आसान बना देगा, परंतु कभी कभी तथ्य इतने उलझे हुए होते हैं और दूसरे तथा तीसरे प्रक्रम पर परस्पर इतने गुथे हुए होते हैं कि हो सकता है उन विषयों को जो दूसरे तथा तीसरे प्रक्रम में इन्वॉल्व हैं पृथक रूप से लेना सुविधाजनक ना हो। संक्षेप में आपराधिक मानववध
3 भागों में विभाजित है। प्रथम भाग उस कार्य के बारे में जिसके द्वारा मृत्यु कारित करने के आशय से करते हुए मृत्यु कारित की जाती है। यह भाग बीएनएस की धारा हत्या के प्रथम भाग के समान है। फिर है आपराधिक मानववध का दूसरा भाग, ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने की बात करता है जिससे मृत्यु कारित होना संभव है। वही हत्या के दूसरे तथा तीसरे खंड में इसी के समान उपबंध है। क्या है? इसी के समान उपबंध है और इनके लिए स्पष्ट किया गया है। इसी प्रकार आपराधिक मानववध का तीसरा भाग और हत्या का चौथे खंड समान है। क्या है? हत्या के चौथे खंड समान है। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कुल मिलाकर निम्नलिखित 5 प्रकार के मानववध हो सकते हैं, जिनमें प्रथम 4 हत्या की कोटि में आते हैं। कौन कौन से हैं हम आपको बताते हैं। कोई ऐसा कृत्य जो किसी की मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो। देखिए, उपरोक्त विश्लेषण जो हमने आपको समझाया है, इस विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कुल मिलाकर के निम्नलिखित 5 प्रकार के मानववध हो सकते हैं, जिनमें प्रथम 4 हत्या की कोटि में आते हैं। कोई ऐसा कृत्य जो किसी की मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, यह पहला है। मृत्यु कारित करने के आशय से जब किया जाता है तो हत्या मानी जाएगी। दूसरा, कोई ऐसी शारीरिक क्षति कारित की गई हो जो उसे कारित करने वाला व्यक्ति जानता है कि उससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की संभावना है। जैसे उसे पता है बीमार है, उस बीमार को मार दिया। तीसरा, ऐसी शारीरिक क्षति जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। क्या हो? मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। फैटल इंजरी मतलब मर्म स्थान पर चोट पहुंचाई गई हो जिससे बचना मुश्किल हो, जिससे मरने या डेथ होने की संभावना ज्यादा होती है, तो हत्या है। ऐसी शारीरिक क्षति जो इस ज्ञान से कारित की गई हो कि वह आसन्न संकट से इतनी परिपूर्ण है कि उसे हर संभव मृत्यु कारित हो जाएगी। क्या कह रहे हैं इसमें ज्ञान हो, इस ज्ञान से कारित की गई हो कि गोली चला दी गई भीड़ में, लेकिन गोली चली किसी को लगेगी तो हत्या तो होगी, यानी कोई मरेगा ही, तो हत्या माना जाएगा। ऐसा कोई कार्य जिससे मृत्यु कारित होने की संभावना हो, यह आपराधिक मानववध है। क्या है? जहां संभावना हो वह आपराधिक मानववध है। उल्लेखनीय है कि मृत्यु कारित करने के लिए जानबूझकर पहुंचाई गई शारीरिक क्षति का मामला उपरोक्त जो हमने आपको बताए हैं 5 पॉइंट 1, 2, 3 के अंतर्गत आएगा। क्या आएगा? 1, 2, 3 के अंतर्गत आएगा। यदि कोई व्यक्ति एक संकरी गली में अपनी कार उतावलेपन में सावधानी पूर्वक असावधानी पूर्वक तेज गति में चलाता है, उसे यह ज्ञात रहता है कि उसके इस कृत्य से कार की चपेट में आकर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, परंतु किसी को मार डालने का आशय उसका नहीं रहता है। ऐसी दशा में मृत्यु हो जाएगी तो आपराधिक मानववध का दोषी होगा, ना कि हत्या का। सम्राट बनाम इंदुबेग के बाद में न्यायाधीश ने क्या कहा है कि आपराधिक मानववध और हत्या में अंतर स्पष्ट करते हुए विनिश्चित किया कि आशय सहित कारित मृत्यु या इस ज्ञान के साथ किया गया कृत्य जिसके परिणाम स्वरूप मृत्यु कारित होने की संभावना प्राह निश्चित है, प्रथम दृष्टया हत्या का अपराध होगा, जबकि इस ज्ञान के साथ किया गया कृत्य जिसकी परिणत मृत्यु होने की संभावना हो, आपराधिक मानववध जो हत्या नहीं है की कोटि में आएगा। क्या आएगा? हत्या नहीं की कोटि में आएगा। सरबजीत सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में उच्चतम न्यायालय ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया है। क्या किया है? आपराधिक मानववध और हत्या के बीच अंतर को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इस केस में अभियुक्त और मृतक के पिता में अच्छे संबंध थे। अभियुक्त और मृतक के पिता में अच्छे संबंध थे। उसने कुछ और लोगों के साथ मृतक के परिवार पर हमला करने का प्रयास किया और उनकी झोपड़ी को नष्ट करने का प्रयत्न किया। घटना के दौरान अभियुक्त ने मृतक को उठाकर, जो एक बच्चा था, जमीन पर फेंक दिया। उसे सिर में चोट आई और उसकी मृत्यु हो गई। न्यायालय ने इसे हत्या नहीं आपराधिक मानववध माना। न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित किया कि प्रत्येक जो मृत्यु कारित करता है उसे हत्यारे के रूप में आरोपित नहीं किया जा सकता। अपराधी द्वारा कोई कार्य करने में उसकी मनोदशा बहुत सुसंगत है। मनोदशा आशय का ज्ञान प्रकट कर सकता है और वह महत्वपूर्ण कारक है। ये कुछ आभासी कारक है जिनका अनुमान परवर्ती परिस्थितियों सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस जैसे घटना की उत्पत्ति,
हेतु मोटिव, प्रयोग किए गए हथियार, चोट का स्थान, हमले की क्रूरता आदि से किया जा सकता है। यह सुस्थापित तथ्य है कि प्रत्येक प्रौढ़ व्यक्ति से स्वयं अपने कार्य के स्वाभाविक और अधिसंभाव परिणाम को जानने की अवधारणा की जाती है। क्या की जाती है? जानने की अवधारणा की जाती है। तो साथियों, ये हुआ आपराधिक मानववाद और हत्या में अंतर। हमने आपको विस्तृत डिटेल में समझाया है कि आपराधिक मानववाद हत्या में क्या है। तीनों खंड लिए हैं हमने आपराधिक मानववाद के, और हत्या के चारों खंड लिए हैं। उनमें क्या क्या बारीकी अंतर है वो हमने आपको स्पष्ट किया है। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट भी करते जाएं। अगर कोई बात आपके दिमाग में आ रही तो उसको भी हमें बताएं, हम और अच्छे से उसको समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों।